बीजेपी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद पर किया हमला। योगी आदित्यनाथ ने इत्तेहाद को मुल्क दुश्मन करार दिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मुल्क की सलामती से खिलवाड़ के लिए बना है इत्तेहाद। तरुण चुग ने कहा कि मुल्क को तोड़ने वालों के साथ है कांग्रेस। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस में कलीदी मुलजिम संजय राय और साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 का पॉलीग्राफ टेस्ट। एसआईटी ने माली बेज़ाब्तिगियों से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात सीबीआई को सौंपी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी की जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कई रियासतों के पुलिस सरबराहान ने कहा, छत्तीसगढ़ को नक्सल दहशतगर्दी से पाक करने का काम जारी। मरकजी वजीर दाखिला ने चिंपीश्वर महादेव की पूजा की। मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिश। त्रिपुरा में गुज़श्ता 3 दहाइयों के बदतरीन सैलाब में 1.28 लाख लोग हुए बेघर। फौज और एनडीआरएफ के अहलकार राहत और बचाव के कामों में मसरूफ। सैलाब मुतासिरा इलाकों से लोगों को बाहिफाजत निकाल रही है फिजाइया। भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने बैनुल-अक़वामी और घरेलू क्रिकेट से सुबुकदोशी का किया ऐलान। शायकीन के लिए जज्बाती पैगाम जारी करते हुए शिखर धवन ने कहा, मुल्क के लिए क्रिकेट खेलना जिंदगी का सबसे अहम पल। मोहब्बत और हिमायत के लिए अपने शहदाइयों का अदा किया शुक्रिया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस लौट आए हैं। इससे कबल जुमे को जब वजीर आजम मोदी यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंचे तो भारतीय शहरियों ने बड़ी जोशो खरोश के साथ उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम मोदी और यूक्रेन के सदर के दरमियान 2 तरफा मीटिंग और वफ्द सतह की बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान कुल 4 मुफाहिमतनामों पर दस्तखत हुए। यूक्रेन और भारत के दरमियान ज़राअत और खुराक की सनत, तिब्बी आलात, इंसानी इमदाद, कम्युनिटी की तरक्की और सखाफत के मैदान में ताउन बढ़ाने पर मुफाहिमतनामों का तबादला हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कीव में सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अपनी 2 तरफा मुलाकात के दौरान वाज़ेह किया कि भारत खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है और अमन के हक में है। उनका यह भी मानना है कि मैदान जंग में कोई हल नहीं हो सकता, डायलॉग डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया जाए। और सीबीआई कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस की सच्चाई का पता लगाने में मसरूफ है। एसआईटी ने आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मुबैना माली बेज़ाब्तिगियों से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात सीबीआई को सौंप दिए हैं। ऐसे में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलात बढ़ गई हैं। आज सीबीआई संदीप घोष और कलीदी मुलजिम संजय राय समेत 7 मुलजिमान का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। कलीदी मुलजिम संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस मामले के कलीदी मुलजिम संजय राय को पहले ही 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता में डॉक्टरों का एहतजाज अब भी जारी है। रियासत में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और मुस्तकबिल करीब में कोई पेशरफ्त मुतवक्की नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि तहकीकात में कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात की पेश नज़र सिक्योरिटी के मुख्तलिफ इंतजाम किए गए हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के तकाज़ों को तफसील से बताया गया है। वज़ारत दाखिला ने उम्मीदवारों, सियासी जमातों, आरओ अफसरान, मुबस्सरीन स्ट्रांग रूम्स के लिए हिफाजती इंतजाम किए हैं। इलेक्शन कमीशन किसी भी तशद्दुद से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर पीके पोल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में इंतखाबात होंगे, जिसमें पहले मरहले में 7 अजला, दूसरे मरहले में 6 अजला और आखिरी मरहले में 7 अजला में वोट डाले जाएंगे। 16 तारीख को तकरीबन 1 हफ्ता पहले शेड्यूल अनाउंस किया है।
जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का। जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिलाकर के 3 फेजेस में इलेक्शंस प्लान्ड है। उसमें फर्स्ट फेज में 7 जिले होंगे, सेकंड फेज में 6 जिले होंगे और लास्ट के फेज में जो है फिर 7 जिले हैं। फर्स्ट फेज जो है साउथ कश्मीर के 4 जिले और डोडा के जो 3 जिले हैं उनमें होने जा रहा है, जहां आपको 18 तारीख को फर्स्ट का पोल डेट रहेगा। नॉमिनेशंस जो है शुरू हो गए हैं 20 तारीख से 27 तक लास्ट डे है नॉमिनेशंस की। जहां तक सुविधाओं की बात है, हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज रखी है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये इत्तेहाद बनाकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपना मुल्क दुश्मन मंसूबा मुल्क के सामने रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये इत्तेहाद कौमी सलामती और भारतीय आइन के साथ उनकी वफादारी पर कई बड़े सवालात उठाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रखने के ऐलान की हिमायत करती है। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर इंतखाबात के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद को निशाना बनाया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि क्या वो आर्टिकल 370 को वापस लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोलकाता मामले और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर पर बात नहीं करते। कांग्रेस और राहुल गांधी को इन सवालात पर जवाब देना होगा। धारा 370 वापस लाएंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन हम बदलेंगे, ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा किया है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, बार बार हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कभी पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में रिजर्वेशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लगातार झूठ बोल रहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर में जो जिससे गठबंधन करने चाह रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 लाके हटाएंगे ऐसे जो निर्णय बताए, इसका कांग्रेस पार्टी का राय क्या है? उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद पर कांग्रेस को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक मुल्क दुश्मन पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रही है। में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं।
मरकजी वजीर सुकांत मजूमदार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद अपने मंशूर में कह रहे हैं कि वो 370 और 35A को वापस लाएंगे। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर को वापस उसी दौर में ले जाना चाहती है जहां पथराव और बम धमाके होते थे? हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इंडिया इत्तेहाद की हामी जमातों को इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। कांग्रेस, टीएमसी जो लोग फिर से कह रहे हैं कि 370 को वापस लाएंगे, ये एक तरीके से इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन है। हमारे सरकार ने इससे पहले भी क्लियर किया है कि बात होगी तो उस हिस्से को लेकर बात होगी पाकिस्तान से कि जो हिस्सा पाकिस्तान नाजायज तरीके से अपने पास रखा है, जो इधर है उसके ऊपर कुछ बात नहीं होगी। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क को तोड़ने वालों का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ घिनौना खेल खेल रही है। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, क्या पाकिस्तान का एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस पेश कर रही है? इस एजेंडे को कांग्रेस की हिमायत हासिल है। देश जानना चाहता है क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या ये देश को छोटा करने और देशद्रोहपूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है? दुर्भाग्य है कि कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है एनसी के साथ मिलकर। कांग्रेस को स्पष्ट जवाब देना होगा, स्पष्ट जवाब देना होगा। तरुण चुग ने कहा कि यासीन मलिक की तारीफ करने वाली कांग्रेस मनमोहन सिंह के साथ फोटो खिंचवाती थी। क्या कांग्रेस इस दौरान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहती है? उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी। उस यासीन मलिक के साथ देश के प्रधानमंत्री का फोटो शूट किसने करवाया था? देश के वीर सैनिकों को उनके हत्या करने वाले और हत्या को स्वीकार करने वाले यासीन मलिक को महामंडित करने वाली कांग्रेस के 2004 से 14 तक के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ उस आतंकवादी नेताओं का फोटो शूट करवाया जाता था। क्या उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद के बारे में बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में उनकी हुकूमत बनती है तो वो रियासत में दफा 370 फिर से लाएंगे। कश्मीर का अलग झंडा होगा और पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को मुल्क को बताना चाहिए कि वो इन मामलात पर मुल्क के साथ हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। ये पहला चुनाव कश्मीर का है जब एससी और एसटी को वहां आरक्षण देने का काम किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है? इंडी गठबंधन के लोग विरोध कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चाहती है कि हम पाकिस्तान से ट्रेड करें, एलओसी पर ट्रेड शुरू किया जाए, जबकि हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है और हम पूरे कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं। जम्मू कश्मीर में 75 साल में पहली बार एससी, एसटी और पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन देने पर बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के कौमी सदर के लक्ष्मण ने कहा कि पसमानदा जातों को सिर्फ मोदी हुकूमत में ही फलाह मिली है। कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में ऐसा कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ओबीसी मुखालिफ है। आज देश भर में आज मोदी जी सरकार आने के बाद ओबीसी समाज को महत्व दिया जा रहा है। उसी तरह गौरव जो बढ़ाया गया, चाहे मंत्रिमंडल में हो, चाहे हमारे विधायक हो, संसद हो, सबसे ज़्यादा आज बीजेपी में ओबीसी से। राहुल गांधी ये तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से सही नहीं पा रहे, क्योंकि ओबीसी समाज से आए हुए व्यक्ति लोकतंत्र के माध्यम से वो समझते हैं कि
ये नेहरू परिवार का ये है देश चलाना। पहले से कांग्रेस पार्टी नेहरू से लेकर राजीव गांधी, राहुल गांधी तक ओबीसी विरोध है, उनका भी पर्दाफाश करेंगे। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुताल्लिक जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत छत्तीसगढ़ को नक्सल दहशतगर्दी से पाक करने के लिए एक अहम हिकमत अमली पर काम कर रही है। अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 रोजा दौरे पर रायपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सल मुखालिफ ऑपरेशंस पर कई मीटिंगों की सदारत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नक्सल से मुतासिरा 7 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपी और अफसरान के साथ 3 अलग अलग मीटिंगें की। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और मगरबी बंगाल के पुलिस सरबराहान ने शिरकत की। इसके अलावा नीम फौजी दस्तों के अफसरान ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के मुकद्दस मुकाम चंपारण पहुंचे। यहां उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी और चंपेश्वर महादेव के मरकजी मुकाम की पूजा की और मुल्क के शहरियों की खुशहाली की दुआ की। इस मौके पर वजीर आला विष्णुदेव साई, नायब वजीर आला विजय शर्मा, MP ब्रजमोहन अग्रवाल भी उनके साथ थे। इस मौके पर उन्हें द्वारकेश्वर लालजी महाराज ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का मुजस्समा पेश किया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी मणिपुर के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए मणिपुर के दौरे पर हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल पर आर्मी चीफ ने कहा कि ये दौरा मणिपुर में एतमाद और अमन कायम करने के मकसद से है। उन्होंने कहा कि तमाम बरादरियों को साथ लाने के लिए काम जारी है। इस सिलसिले में वजीर आला के साथ एक मीटिंग भी हुई, जिसमें कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और रियासत में हम आहंगी को बरकरार रखने पर बात हुई। My main aim to come here was to review the security situation as of today in Manipur, and I was happy to see the great coordination between the security agencies and the inter-agencies. I had a detailed, frank discussion, and many kind of lines of effort have come that how should we take this journey ahead. And the main aim is to ensure that there is a trust, peace and tranquility in the state. I was lucky to meet the Chief Minister since he was in the station, and it was a very great meeting, very encouraging meeting, where we could discuss lot of issues, and we were looking for the way forward, where we are able to bring in the peace in the state, and also how to get all the communities together so that there is a enhanced harmonious relationship amongst them. वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमे को अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ 2 तरफा मीटिंग की। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा दिफाई ताउन की सरगर्मियों का जायजा लिया और उन्हें मजीद गहरा करने पर जोर दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने 2 तरफा दिफाई ताउन, सनती ताउन, इलाकाई सलामती और दीगर बैनुल-अक़वामी मसाइल पर वसी तबादला ख्याल किया। दोनों वज़रा ने क्वाड पहल इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन बेदारी को नाफिज करने में पेशरफ्त की तारीफ की। बहरे हिंद के इलाके में शिराकतदारों के लिए समुद्री डोमेन बेदारी को बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से की जाने वाली कोशिशों की भी तारीफ की। I recall without war your visit to India in June and November last year. India and the US enjoy a comprehensive global strategic partnership covering almost all areas of human endeavor. This is driven by shared democratic values, convergence of interests on a range of issues, and vibrant people-to-people contact. Excellency, our bilateral relationship has also seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and industrial cooperation. आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को महाराष्ट्र के जलगांव का दौरा करेंगे, जहां वो लखपति दीदी स्कीम के तहत 11 लाख खवातीन कारोबारियों को सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे। इस स्कीम का मकसद खवातीन कारोबारियों को माली मदद फराहम करके आत्मनिर्भर बनाना है। इस मौके पर वो 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा सालाना कमाने वाली लखपति दीदियों से भी बात करेंगे। वजीर आजम 2500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और 5000 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 48 लाख मेंबरान और 2,35,400 ग्रुपों के 25.8 लाख मेंबरान को फायदा पहुंचेगा।
लखपति दीदी एक ऐसी योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई योजना है केंद्र सरकार द्वारा, और इस लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाया जाए। लेकिन लखपति बनते कैसे और लखपति महिलाएं बनी कैसे, आज वो जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है महाराष्ट्र में आएंगे, महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी और साथ ही साथ ड्रोन जो दीदी संकल्पना है केंद्र सरकार की, उसके लाभार्थियों से जो है प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तालुका के बाबेन नाम के छोटे से गांव से हूँ। हमारे सखी मंडल का नाम है अत्युत्तमम सखी मंडल, जिसमें हम लोग हैंडमेड एंड होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने समूह की दीदियों को 206 उद्यम खुलवा दिए हैं, जिसमें से हमारी दीदियां 157 दीदियां हैं जो लखपति बन चुकी। अब मुझे अपने लिए कुछ करने का मौका मिला, जिससे तो ज्यादा मुझे दूसरों के लिए करने का मौका मिला। उससे मुझे बहुत खुशी मिली कि मैंने उन लोगों को बहुत आगे बढ़ाया और वो आज हमारी दीदियां बहुत सक्षम है। सर, सबसे पहले जब हम एक महिला थी, आम महिला, तो सर हम पंचायत जाने से भी डर लगता था कि पता नहीं पंचायत में जाएंगे बोलेंगे क्या। लेकिन सर जब से हम NRLM में जुड़े हैं, हमें डर ही नहीं लगता है। हमारे आगे हमारे पास कोई भी खड़ा हो जाए, हम बेझिझक उनको बोल देते हैं, जवाब दे देते हैं। और सर जब आज हमें माननीय देश के प्रिय मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है, और वो सर हमें NRLM के थ्रू मिल रहा है। जो हमारे जैसे ग्रामीण महिलाओं को इतने बड़े देश विदेश में प्रसिद्ध, आपको पता है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कितने प्रसिद्ध है, तो उनसे हम जैसे ग्रामीण महिलाओं को मिलने का मौका मिल रहा है, तो हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 111 महिलाएं जुड़ी हुई हैं समूह में, और मुझसे जो किसान महिलाएं हैं उनमें 50-60 के समथिंग है जो मुझसे फायदा ले रही है। 50-60 महिलाएं आराम से लखपति दीदी बन चुकी हैं सर, जैसे पशुपालन के थ्रू और कृषि के थ्रू, और भी छोटी जैसे किसी ने किराने की दुकान डाली, किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला, ऐसे करके वो सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। NRLM का बहुत शुक्रिया करती हैं, क्योंकि पहले वो घर से भी नहीं निकलती थी, मैं भी नहीं निकलती थी। और मैं तो सर बहुत खुश हूँ कि आज मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों पुरस्कार भी मिलेगा, और इतने दूसरे प्रांत में आके, दूसरे राज्य में आके मुझे बुलाया गया है। ऐसा मेरे गाँव में तो बहुत सब खुश हैं सर। इस प्रकार से अलग अलग देश के अलग हिस्सों से, कोनों से जो है महिलाएं जुड़ी हैं, और इस योजना के जरिए जो महिला हालांकि इससे पहले घर से बाहर नहीं निकलती, चच्चा बच्चा अगर देखा जाए तो बस वही उनका एक आशियाना था, लेकिन अब घर से बाहर भी निकलती है और साथ ही साथ व्यवसाय भी करती है और उससे आय भी अर्जित करती है और लखपति दीदी भी बनती है। शीर्षिला, DD न्यूज, जलगांव। और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलगांव दौरे पर महाराष्ट्र के देही तरक्की के वजीर गिरीश महाजन ने कहा कि आने वाले प्रोग्राम में हजारों मुस्तफीद खवातीन हिस्सा लेंगी। देही तरक्की की वजारत ने अब तक 1 करोड़ लखपति दीदियां तैयार की हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने खानदानों को गुर्बत से निकाला है, बल्कि मुआशरे के लिए तहरीक का जरिया भी बनी है। वजारत का मकसद आइंदा 3 बरस में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है महिला उत्थान, और इसीलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारी परियोजनाएं सरकार इस वक्त चला रही है, वो केंद्र के जरिए भी और राज्य के जरिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जलगांव में आएंगे, जहां पर लखपति दीदी और साथ ही साथ हम बात करेंगे तो ड्रोन दीदी जो है उनको सम्मानित किया जाएगा, और साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला है उनसे भी इंटरेक्शन होगा। कितना बड़ा कार्यक्रम होगा ये। इस वक्त हमारे साथ राज्य में कैबिनेट मंत्री है गिरीश महाजन हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो रूपरेखा जानना चाहेंगे, कितना बड़ा ये कार्यक्रम होगा और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हमारी जो लखपति दीदी है उनका सम्मेलन यहाँ पर है। मुझे लगता है 1.5 लाख के ऊपर महिलाएं इस कार्यक्रम में आएगी, पहली बार होगा। महाराष्ट्र में तो इतनी महिलाएं कभी आई नहीं। मैं महाराष्ट्र के लिए ही कहूँगा सबसे बड़ी पब्लिक मीटिंग, मतलब महिलाओं की मीटिंग जो है ये जलगांव में होने जा रही है। लखपति दीदी जो बचत गट के माध्यम से जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो गांव की महिला है, छोटे छोटे काम कर कर उन्होंने अच्छे मैं कहूँगा पैसे कमाए हैं, अच्छा अपना बिजनेस जमाया है, ऐसी 16 लाख महिलाएं महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में मतलब देश में 1 नंबर है महाराष्ट्र का। राज्य सरकार भी कई ऐसी योजनाएं चला रहा है जो कि महिला उत्थान के लिए कार्यरत है। सबसे अगर नया कोई योजना जिसके बारे में इस वक्त चर्चित है वो है लाडली बहन योजना। कितना जो है इसका असर राज्य में देख पा रहे हैं, और इस कार्यक्रम में क्या लाडली बहन योजना का जिक्र भी प्रधानमंत्री करेंगे या फिर मंच से मुख्यमंत्री करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है इतनी अच्छी योजना महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए हमने लाई है, जिससे साल के 18,000 रुपये इनके अकाउंट में जाने वाले हैं। अपोजिशन वाले तो चर्चा करते क्या दिया, 1500 रुपये दिया, और इतना दिया उतना दिया, लेकिन एक आम महिला है, गरीब महिला है, मजदूर महिला है, उनके लिए ये रकम अच्छी खासी है और उसका जिक्र तो होगा ही। राजनीति को परे रख महिला उत्थान का विकास सबसे प्रमुख लक्ष्य
इसको लेकर जो है सरकार चल रही है और इसके तहत इन सभी परियोजनाओं का जो है उद्घाटन सरकार ने किया है और ये परियोजना चल भी रही है केंद्र में भी और राज्य में भी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को मिल रहा है। शीर्षिलार, डीडी न्यूज, जळगांव। मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त त्रिपुरा में शदीद बारिश की वजह से सूरत हाल संगीन है। रियासत में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, ताहम रियासती हुकूमत की कोशिशों से सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है। रियासत में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से एक हफ्ते के दौरान 24 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरकज ने रियासती हुकूमत की मदद के लिए NDRF की टीमें, फौज के दस्ते और भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया है। और भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। 37 साल शिखर धवन ने साल 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। अपने 13 साल करियर में उन्होंने 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 T20 मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की है। टीम इंडिया के सबसे खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन काफी अरसे से टीम से बाहर थे। उन्होंने टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।